अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत में कमी आ रही है, मईशत का पहिया भी इस्तेकाम की जानिब गामजन है, महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है, शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर 13% पर आ चुका है। लेकिन ऐसे में पावर सेक्टर जो मौजूदा और गुज़श्ता हुकूमतों के लिए दर्द सर बना रहा, आज भी गर्दिशी कर्जों की जिद में है। और ये गर्दिशी कर्जे इस सेक्टर के मसाइल में एक बड़ा मसला है, जो रवा माली साल के पहले 3 माह में 74 अरब रुपए के इजाफे के साथ 2467 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन वजारत तवानाई के जुलाई से नवंबर तक जारी होने वाले अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गर्दिशी कर्जा 12 अरब रुपए कम होकर 2381 अरब रुपए हो चुका है। आपको याद दिलाते चले कि 30 जून 2024 को गर्दिशी कर्जा 2390 अरब रुपए था। यहां यह बात भी अहम है कि 1 साल पहले जुलाई से नवंबर 2023 में गर्दिशी कर्जे में 370 अरब रुपए का इजाफा हुआ था, जो कि 2024 के उसी मुद्दत में 12 अरब रुपए की कमी हुई है। और इसी तरह 380 अरब रुपए की बेहतरी आई। अगर बिजली की तकसीम कार कंपनियों की रिकवरी के आदाद-ओ-शुमार पर नजर डालें तो जुलाई से नवंबर 2024 की मुद्दत में रिकवरी की शरह 96% पहुंच चुकी है, जो कि 2023 के इसी अरसे में 92% थी। इसी तरह 4% की बेहतरी इसमें आई। जुलाई से नवंबर 2024 के मुद्दत में तकसीम कार कंपनियों की कम रिकवरी और दीगर अवामिल की वजह से नुकसानात 170 अरब रुपए हैं, जो कि साल 2023 की इसी मुद्दत में 223 अरब रुपए थे। इसी तरह कुल 53 अरब रुपए की बेहतरी में आई। यहां यह बात भी काबिल गौर है कि हेस्को और सेस्को ने तकरीबन मजमूई तौर पर 29 अरब रुपए के इसी मुद्दत में पिछले साल की निस्बत इजाफी नुकसानात किए, जो अगर ना किए जाते तो गर्दिशी कर्जे में मजीद कमी और कारकर्दगी और रिकवरी में बेहतरी का बायस बन सकते थे। इसी तरह हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी और दस्तयाबी को बेहतर बनाने के लिए नेशनल टास्क फोर्स ने पावर सेक्टर में इस्लाहात का अमल शुरू किया, जिसमें नई पावर मार्केट का ढांचा मुतारिफ कराया जाएगा, जहां सार्फिन बिजली डायरेक्टली खरीद सकेंगे, जिससे एक ही डिस्ट्रीब्यूटर पर एनएसआर कम होगा। इससे पहले हुकूमत ने 5 IPPs के साथ बिजली की खरीदारी के मुआहदों को वक्त से पहले खत्म कर दिया था। और हुकूमत की तरफ से यह दावा किया गया था कि इस इकदाम से सालाना 70 अरब रुपए जबकि मजमूई तौर पर 411 अरब रुपए की बचत होगी और 70 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में कमी होगी, जो कि हमने देखा कि हुई भी। अब वफाकी काबीना ने 14 मजीद IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी है। इन नजरसानी शुदा मुआहदों की रूह से 14 IPPs के साथ बातचीत के बाद मजकूरा IPPs के मुनाफे और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज मंजूर की गई, जबकि इन IPPs से गुज़श्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए की कटौती की जाएगी। इन IPPs में 10 वो हैं जो कि 2002 की पॉलिसी के तहत बिजली बना रहे थे, जबकि 4 वो हैं जो कि 1994 की पावर पॉलिसी के तहत कायम किए गए थे। इसके अलावा 1994 की पॉलिसी का एक IPP के साथ मुआहदा मनसूख किया गया। अब तक IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों से हुकूमत को इन मुआहदों के काबिल इतलाक रहने तक कुल 1.4 खरब रुपए की बचत होगी, जबकि सालाना 137 अरब रुपए की बचत होगी, जिसका फायदा सार्फिन को पहुंचेगा। आपको याद दिलाते चलें कि वफाकी वजीर तवानाई सरदार उवैस अहमद खान लगारी ने 2 लाइव विद आदिल शाहजेब में यह दावा किया था कि हुकूमत तमाम IPPs के साथ मुआहदे रिन्यू यानी असर नो करेगी। हुकूमत के और प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बिजली बनाने वाले कारखाने हैं, जिनको IPPs भी कहा जाता है प्राइवेट सेक्टर के जी, उन तमाम को हुकूमत के हों, वापडा के हों, न्यूक्लियर हों, हमारे अपने LNG के हुकूमत के प्लांट्स हों, कोयले के हों, जो भी है, तो तकरीबन 2 खरब रुपए की 2000 अरब रुपए की बचत हम मुस्तकबिल के अपने सार्फिन को बोझ से खत्म कर सकेंगे 2 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह। हुकूमत बिजली सार्फिन को सस्ती बिजली मुहैया करने की कोशिशें भी कर रही है। पिछले 7 महीनों में बिजली की कौमी सतह पर 4.64 रुपए फी यूनिट कमी लाई गई। इन तमाम आदाद-ओ-शुमार के बावजूद भी पाकिस्तान में इस वक्त बिजली की कीमत से अवाम खुश नहीं है और बिजली का बिल अवाम के लिए एक नाइटमेयर बन चुका है, जबकि वफाकी वजीर तवानाई पाकिस्तान को जल्द खित्ते में सबसे सस्ती बिजली पाने वाले मुल्क बनाने का दावा कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को इस खित्ते में सबसे सस्ती तरीन बिजली के सार्फिन को साबित करके दिखाएंगे।
पाकिस्तान बिजली सार्फिन को खित्ते में सबसे सस्ती बिजली मुहैया करेगा, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान किया है और चार्जिंग स्टेशन के टैरिफ में 45% कमी की गई है। इस कमी के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली 71 रुपए 10 पैसे से कम होकर 39 रुपए 70 हो गई है। इसको प्रमोट करना है, बिजली की जो फराहमी जो है उसकी कीमत मुनासिब होगी, वो आगे चलेंगे। माहौलियाती जो आलूदगी को पाक करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में वहाँ पर ये तमाम सहूलतें, इंसेंटिव दिए गए हैं। इन स्टेशंस के अंदर जो बिजली की उनको ड्रास्टिकली कम किया है, 70 रुपए से इन्होंने 40 रुपए, एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान तो किया, लेकिन यहां यह बात हैरानकुन है कि इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मजमूई तादाद सिर्फ 2000 के लगभग है, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सिर्फ 11 से 13 चार्जिंग स्टेशंस कायम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 से 2030 के तहत मुल्क में आइंदा 2 साल के दौरान इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 3000 चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, जबकि मुल्क में मजमूई तौर पर 30% तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल में लाई जाएंगी। बहुत बड़ा ये चैलेंजिंग एक फिगर है, हुकूमत कैसे अचीव करेगी। हुकूमत के इस इकदाम का मकसद शहरियों को ईंधन से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुंतकिल करना है, लेकिन इतना एक पहाड़ जितना हदफ रखना कि 30% गाड़ियां जो हैं वो 2030 तक वो इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, हुकूमत कैसे कर पाएगी? क्या रोड मैप है? और पाकिस्तान खित्ते में सबसे सस्ती बिजली पैदा करने वाला मुल्क कैसे बन सकता है? कैसे टाइम में जब बिजली का बिल आते ही पसीने छूट जाते हैं? तमाम सवालात के जवाब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर तवानाई जनाब सरदार उवैस अहमद खान लगारी साहब। उवैस लगारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज आपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक बड़े रिलीफ का ऐलान किया, लेकिन देखिए पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल की टोटल तादाद जो है वो तकरीबन 2000 है, 11 से 13 स्टेशन हैं। तो एक तो इस रिलीफ का फायदा जो है बड़े एक लिमिटेड पोर्शन को पहुंचेगा, दूसरा 2030 तक एक ऐसा फिगर, चैलेंजिंग फिगर सेट किया गया है कि 30% गाड़ियां जो हैं वो उस पर आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगी। इसका क्या रोड मैप है? या सिर्फ गवर्नमेंट इस वक्त तो बातें कर रही है, और वैसे आपने बाकी चीजों में तो साबित किया है, आईपीपीस के मामलात में उस पर भी करेंगे, लेकिन ये वाला जो मामला है थोड़ा सा रियलिस्टिकली स्पीकिंग बड़ा चैलेंजिंग लगता है। लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, और ऐसे में एक इतना जायंटिक फिगर सेट करना कि 30% गाड़ियां जो है वो आ जाएंगी, ईवी बन जाएंगी। जी सर। शाहजेब भाई, आदिल भाई, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक आपकी चार्जिंग स्टेशंस वाफिर मिकदार में नहीं होंगे, लोग ईवी की गाड़ियां, मोटरसाइकिल और रिक्शे और ये जो 3 व्हीलर ये लोडर होते हैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इस वक्त बिजली की कीमत इन चार्जिंग स्टेशंस के लिए 70 रुपए फी यूनिट थी, और इन्वेस्टर को सिर्फ उसके ऊपर 24 रुपए पर यूनिट मजीद अपने लिए मार्जिन रखने की गुंजाइश थी। हमने बिजली की कीमत को 39 रुपए पे लाए, और उसकी पैसे बनाने की जो कैप थी 24 रुपए की, 23 रुपए की, उसको ओपन कर दिया। अब चार्जिंग स्टेशन वाला इन्वेस्टर या एक मोहल्ले में एक खोखे की दुकान के अंदर एक मोटरसाइकिल की बैटरी रख के चार्ज करने वाला इन्वेस्टर जो 20-25 लाख से अपना कारोबार शुरू कर सकता है, अब उसके पास इन रेट्स की वजह से और उन कवायद व ज़वाबित की वजह से जो आज हमने ऐलान किया, जिनका जो मेरी मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी थी, उसकी वजह से इन स्टेशंस का फरोग शुरू होगा। आप सही फरमा रहे हैं, आज गाड़ियां कम हैं, लेकिन ये सिर्फ गाड़ियों की गेम ही नहीं है। यहाँ असल फायदा उस वक्त पहुंचेगा जब मोटरसाइकिल और रिक्शा और 3 व्हीलर भी जाएगा। 6 अरब US की बचत होगी फ्यूल के अंदर, और लोगों को आज इन बिजली की कीमतों कम करने के बाद अगर आप एक मोटरसाइकिल
के मालिक हैं, और आप अगर आज अपनी मोटरसाइकिल से और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे आते हैं तो आप सिर्फ 2.5 साल के अंदर अपने उस खर्चे को फ्यूल की मद में बचत से पूरा कर सकेंगे। तो 2-2.5 साल। अच्छा लगाई साहब, मैं बिल्कुल आपसे, ठीक है, ये आपको दुरुस्त है, लेकिन देखिए इसमें सिर्फ अगर स्टेशंस बढ़ जाते हैं, लेकिन एक बड़ा चैलेंज दूसरा भी आएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो ईवी की इंपोर्ट करने की पॉलिसी है, या जो हमारी लोकल तो पता नहीं कितनी कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, असल तो पॉलिसी वो है ना कि अगर, और फिर आवाम में अवेयरनेस भी कि जी देखिए ये स्टेशंस भी आ गए हैं, ये गाड़ियां भी आ गई हैं, और इससे आपको बजट जो है बचत कितनी हो सकती है। तो इट्स लाइक एन अपहिल टास्क जो आपने जिसका आगाज किया है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं आदिल भाई। बात यह है कि अगर हम ये ना करते तो वो अपहिल टास्क अपहिल ही रहता। ये ज़रूरी था वो माहौल पैदा करने के लिए, ताकि आपकी एकदम अब उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो। आज आपने वो माहौल पैदा कर दिया है सस्ती बिजली और इन कवायद व ज़वाबित से कि आप लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। आपको याद है सोलर पैनल्स के ऊपर ट्यूबवेल लगाना आज से 5-6 साल पहले जमींदार के लिए एक अनहोना सा ख्वाब था। जब वो माहौल पैदा हुआ तो लोगों ने धड़ाधड़ उसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगाना शुरू किया। मैं समझता हूँ कि 3 करोड़ से ज़्यादा जो मोटरसाइकिल पाकिस्तान के अंदर है, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपनी ज़बान पूरी की और पाकिस्तान जैसे क्लाइमेट चेंज हिट जो ममालिक को ग्रीन फाइनेंसिंग अवेलेबल की, और हमारी भी पॉलिसीज़ लोगों को शिफ्ट कराने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर अच्छी रही इन द फ्यूचर, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अगले 3 से 5 साल के अंदर इस रेवोल्यूशन के ऊपर, जिस तरह आज हम सोलर रेवोल्यूशन पे राइड कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी राइड कर रहे होंगे। अच्छा लगाई साहब, दूसरा आपने आज एक दूसरी बात की कि खित्ते में सबसे सस्ती तरीन बिजली हम फराहम करके देंगे अपने सारिफ को, और ये बात हम एक ऐसे वक्त में सुन रहे हैं अपने एनर्जी मिनिस्टर से जब बिजली का बिल देख के हम जैसे लोग भी एक नाइटमेयर है जब बिजली का बिल सामने आता है 60, 70, 80 हज़ार रुपए तक। कैसे करेंगे ये, और ये कितने अरसे में मुमकिन हो पाएगा? इस वक्त तो हम महंगी तरीन बिजली खरीद रहे हैं तकरीबन, और खित्ते में सस्ती तरीन तक जाने का सफ़र जो है तब तक वो सार्फिन बेचारे ही ख़त्म ना हो चुके हों। जी आदिल भाई, इस वक्त ये जो मैंने पूरी एक फिल्म दिखाने की बात की है, उसके ट्रेलर शुरू हो चुके हैं। आपकी पूरी पूल के अंदर जून 24 से लेके अभी तक 4 रुपए फी यूनिट के अंदर कमी आ चुकी है। आपकी इंडस्ट्रियल रेट जून 24 और आज के अंदर 11 रुपए यूनिट का फ़र्क आ चुका है जो इस वक्त इंडस्ट्री को मिल रहा है। हम इसको न सिर्फ जारी रखेंगे, अपने टैक्सेस की रजीम को बेहतर करके अपने और सेक्टर्स से जो ग्रोथ हो रही है वहाँ से रेवेन्यूज़ को जनरेट करके और सारिफ के ऊपर से कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ हटा के, बल्कि आपने देखा कि चाहे सिर्फ इजाफी बिजली की मद में हो, लेकिन 26 रुपए यूनिट इस वक्त इजाफी बिजली का तमाम सार्फिन, सिर्फ इंडस्ट्री के नहीं, उसका फ़ायदा इस वक्त उठा रहे हैं। 26 रुपए यूनिट खित्ते की सस्ती तरीन बिजलियों में से एक कंसिडर की जाती है। आप 26 रुपए यूनिट के ऊपर कंपेटिटिव हो जाते हैं, इंडस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है। अभी अगले महीने में हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी सरप्लस पावर इस वक्त है एग्जिस्टिंग प्लांट्स के अंदर, उस सरप्लस पावर को भी हम ऑक्शन के ज़रिए इंडस्ट्री को अवेलेबल करेंगे, जो पाकिस्तान की खित्ते के अंदर सस्ती तरीन कीमतों पे शायद ऑक्शन हो। तो ये तमाम मुख्तलिफ इसके जी मेजर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी हमें टास्क किया है जिसकी अगले हफ्ते तक शायद मीटिंग्स कंक्लूड हो जाए। इसमें पूरी होल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, और इंशाल्लाह मैं
अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस कोशिश के अंदर कामयाब करे और आवाम के सामने सुरखरू करे। ठीक है लगाई साहब, एक और जो अगेन बड़ा एक चैलेंज आपने और हमारे प्रोग्राम में पहले अनाउंस किया था, आईपीपीस के साथ रिनेगोशिएट करना, और आपका दावा यह था कि तमाम आईपीपीस के साथ ये करेंगे। अब तकरीबन 5 के साथ पहले मामला तय पा गए, 14 के साथ अब तय पा गए। अब इनमें से 10 आईपीपीस ऐसी हैं जो कि 2002 में जो मुआहदे हुए थे उसके तहत काम कर रही हैं। ये जो 2016-17 में जो मुआहदे हुए उसका क्या स्टेटस है? क्या उनके साथ भी निगोशिएशंस हो रही है और 2016-17 तक भी ये मामला पहुंचेगा? आदिल भाई, तमाम आईपीपीज या पावर प्लांट्स, चाहे वो हुकूमत के ओन्ड हों, चाहे न्यूक्लियर प्लांट्स हों, चाहे हाइडल हों, चाहे हुकूमत के गैस के प्लांट्स हों, हुकूमत पंजाब के हों, हम सब के साथ मुआहदों को रिव्यू कर रहे हैं इस वक्त। इसमें किसी की भी कोई भी किसी को कोई छूट नहीं होगी। और दूसरा, सिर्फ जो G2G हमारे मुआहदे हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ जिनके तहत कुछ प्लांट्स लगे थे, जिस तरह सीपेक के प्लांट्स हैं, उनके साथ हमने सबसे पहले बातचीत शुरू की थी। और वो चाइनीज़ डेट रीप्रोफाइलिंग जैसे मामलात हैं जिनको हम आगे लेके जा रहे हैं, और इंशाल्लाह उसमें भी चाइनीज़ हमारे जो दोस्त हैं उनको पाकिस्तान के पावर सेक्टर की सेंसिटिविटीज़ हमसे बेहतर उसका अंदाज़ा है। और हम समझते हैं कि आपके कोई प्लांट्स ऐसे नहीं रह जाएंगे जिसको हम लोग रिव्यू करके और कंज्यूमर्स के लिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज इंशाल्लाह पिक करके कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे। ठीक है लकारी साहब, आप मौजूद रहेगा। नाज़रीन, एक क्विक ब्रेक के बाद वफाकी वज़ीर तवानाई से ये इंपॉर्टेंट गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार उवैस अहमद खान लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। लगारी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बड़ी खबर है कि G2G के में भी जो आईपीपीज हैं, खुसूसन अक्सर ये कहा जाता था कि चाइनीज़ कंपनीज के साथ हमने महंगे मुआहदे किए और मुल्क में तो आप जो लोकल इन्वेस्टर है उसको मजबूर कर रहे हैं, उनके साथ तो सारे मुआहदे ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन आप चाइनीज़ से ज़रा बैठ के दिखाएं। ये बताइएगा कि चाइनीज़ के साथ इन मामलात पर यह बात कहां तक पहुंची और किन मामलात पर बात हो रही है? देखिए, हमने तमाम सीपैक के प्लांट्स के लिए उसकी डेट रीप्रोफाइलिंग की एक्सरसाइज जो कि रीनेगोशिएशंस का एक हिस्सा है, उसका आगाज सबसे पहले किया जब फाइनेंस मिनिस्टर और मैं दोनों चाइना गए थे और उनके साथ हमने उनकी अथॉरिटीज़ के साथ बातचीत शुरू की थी। अनफॉर्चुनेटली जब सिक्योरिटी के कोई मामलात एक अगली टर्न उन्होंने पाकिस्तान में लिया, उस वक़्त इन मुज़ाकरात के अंदर कुछ स्पीड उनकी स्लो हुई। हम समझते हैं कि वो दोबारा मुज़ाकरात शुरू होना पाकिस्तान और चाइना दोनों की कंपनीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने, आपको याद है, कोल कन्वर्जन की बात होती थी, वो भी उनकी इन्वेस्टमेंट की जो कमिटमेंट्स थी उनके बियॉन्ड की बात थी, तो वो भी हमने उनके साथ रीनेगोशिएशन शुरू की थी। और मामला यही तय हुआ था कि हम लोग अपना एक प्लांट के ऊपर एक बैंकेबल, एक फिजिबिलिटी और टेक्निकल करेंगे जो इस वक्त हो रही है और अप्रैल के अंदर कंक्लूड होगी। उसके बाद हम चाइनीज़ बाकी प्लांट्स जो हैं उनकी कोल कन्वर्जन के ऊपर पेशरफ्त करेंगे। तो हमने चाइनीज़ के साथ डेट रीप्रोफाइलिंग और कोल कन्वर्जन के तहत ये बातचीत शुरू में ही शुरू की थी और इसको जारी रख के, और जितने भी प्लांट्स होंगे, और ये भी बात आदिल भाई गलत एक इम्प्रेशन है कि हमने सिर्फ पाकिस्तानी कंपनीज के साथ नेगोशिएट किया है। हमने बहुत सारी कंपनीज जिसके अंदर जर्मन शेयर होल्डिंग थी सीमेंस की और मुख्तलिफ ममालिक की भी शेयर होल्डिंग थी, फ्रेंच थे, उनके साथ उच्च 1 और 2 के प्रोजेक्ट थे। इन तमाम लोगों के साथ हमने खुश असलूबी के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक टास्क फोर्स से रिव्यू किए हैं।
ये लगारी साहब वैसे वेल डन टू यू, लेकिन ये बताइएगा कि कब तक ये मामला जो है, कोई हम ऐसी कोई डेडलाइन दे सकते हैं कि 2 से 3 माह में तमाम IPPs के साथ जो हैं ये रिनेगोशिएट हो जाएंगी चीज़ें? और उसमें ऑब्वियसली अभी तक तो हमने नहीं देखा कि कोई कोर्ट में मामला गया हो, रेकोडेक में जिस तरह पाकिस्तान को अरबों डॉलर की डस्ट पड़ी थी, तो ये बड़ी एक स्मार्टली आप आगे जा रहे हैं। लेकिन एक तो ये कब तक हो जाएगा, और जब ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो पावर सेक्टर पर उसका इम्पैक्ट क्या होगा? पावर सेक्टर के ऊपर इन तमाम प्लांट्स की रीनेगोशिएशन पता नहीं बाकियों की किन टर्म्स में होती है, लेकिन अभी तक तकरीबन 137 अरब रुपए सालाना और मजमूई तौर के ऊपर 1457 अरब रुपए की बचत हम अपने कंज्यूमर्स के लिए कर चुके हैं। तो ये तकरीबन आइंदा वाले प्लांट्स हैं, अब उनका क्या एग्जैक्ट हुजम होगा ये मैं आपको बिफोर हैंड शायद बताना मुनासिब ना हो या ना मैं बता सकूं, लेकिन इसका अच्छा भला इम्पैक्ट होगा। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर 4 पैसे भी पर यूनिट की कॉस्ट के अंदर कमी आएगी तो वो हम उसको करके और अपने कंज्यूमर्स तक पास ऑन करें। और ये अगले अभी तक जो टास्क फोर्स ने जिस स्पीड से काम किया है, तो मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि अगले 2 से 3 माह के अंदर हम तमाम प्लांट्स को खुशअस्लूबी से कंक्लूड कर लेंगे। सरदार उवैस अहमद खान लगारी साहब वफाकी वजीर तवानाई हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अहम ये गुफ्तगू खुसूसन पावर सेक्टर की हम बात करें, सर्कुलर डेब्ट की बात करें, IPPs की बात करें, जो लोग इस मामले को समझते हैं तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है हुकूमत की। और लगारी साहब जो हैं वो 2 महीने पहले हमारे शो में और बार बार वो ये कह रहे थे कि तमाम IPPs के साथ हमने रीनेगोशिएट करना है, चाहे वो गैर मुल्की कंपनियां, और आज उन्होंने चाइनीज़ का भी जिक्र कर दिया। तो लेट्स सी कि अगले 2 माह में लगारी साहब से फिर जब हमारी बात होती है तो कितने % ये मुआहदे जो है निगोशिएट हो सकते हैं। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद कुछ सियासी मामलात की बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल शुरू होने जा रहा है और ख्याल ये किया जा रहा है कि इस दौर में बात कुछ आगे बढ़ती नजर आएगी। तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में हुकूमत को पेश करेगी, जिस पर हुकूमत मुशावरत करके फिर PTI को जवाब देगी। मुज़ाकरात के पहले होने वाले दोनों अदवार अच्छे माहौल में हुए और मुज़ाकरात से पहले माहौल में तलखी को कम किया गया दोनों जानिब से, लेकिन इस मरतबा मामला कुछ हमें मुख्तलिफ नजर आ रहा है। दोनों जानिब से बयानबाजियां भी ऐसी हो रही हैं और ऐसे लोग हैं जिससे रिफ्लेक्ट ये हो रहा है कि शायद वो नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात कामयाबी के साथ आगे बढ़े। दोनों जानिब से एक दूसरे पर NRO मांगने और देने का इल्जाम भी लगाया जा रहा है। NRO मांग रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को NRO चाहिए और हुकूमत फॉर्म 47 को NRO चाहिए। NRO देने वाला सिर्फ एक शख्स है, इमरान खान। जो मुतालबा सामने आया है, ये सारी उम्र कहते रहे कि NRO मांग रहे हैं और NRO नहीं देंगे, तो ये सारा जो शोर शराबा है और जिसकी वजह से अपने गले बिठा लिए इन्होंने कहा है कि जी एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए जो बंदे मुकदमात में मुलव्वस हैं और जेलों में बंद हैं और जिन पे इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर जराइम के और करप्शन के केसेस चल रहे हैं, हुकूमत उन्हें रिहा कर दे। अब वजीर कानून को आपने सुना, वो ये इंकशाफ कर रहे हैं कि PTI एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए अपने असीरान की रिहाई चाहती है। बातचीत का तीसरा दौर एक ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब ये क़यास आराइयां की जा रही हैं कि शायद जेल में बंद बानी PTI और हुकूमत के दरमियान कोई डील हो रही है। इन क़यास आराइयों को पीर के रोज उस वक्त तकवीत मिली जब बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बेगम के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर किया गया। ये फैसला पीर को अडियाला जेल में सुनाया जाना था, लेकिन अदालत के मुताबिक मुल्जिमान की अदम मौजूदगी में से मौखर करते हुए यह कहा गया कि अब 17 जनवरी को यानी कल नहीं परसों इसका फैसला सुनाया जाएगा। ऑल्दो हुकूमत इस बात को बिल्कुल मुस्तरद कर रही है कि अदालती फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है और PTI का मौक़िफ़ है फैसला जो भी आए, जिस इमरान खान के खिलाफ भी आए, लेकिन मुज़ाकरात का इस पर असर नहीं पड़ेगा, मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। सलमान अकरम राजा के मुताबिक अगर ये तासुर लिया जाए कि कोई डील हो रही है इसलिए इस फैसले को बार बार मौखर किया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत तासुर है। PTI
कि जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे के हवाले से गुज़श्ता लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि जुडिशल कमीशन मसले का हल ही नहीं है। जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला हो चुका है इन दोनों पर? जी बिल्कुल, कोई फैसला नहीं हुआ। जब ये मुतालबा पेश करेंगे उस मुतालबे के साथ जो डिटेल्स होंगी, क्योंकि जुडिशल कमीशन जो है, जुडिशल कमीशन तो कोई इस तरह से जो है वो ना मसले का हल है ना वो कोई मुतालबा है। बात तो असल होगी कि वो उस जुडिशल कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है। और इसी दौरान साबिक वफाकी वजीर इत्तलात और सीनियर पॉलिटिशियन फवाद चौधरी का यह दावा है कि बानी पीटीआई ने 8 फरवरी को, जो कि इलेक्शन का दिन था 2024 में, यौम स्याह मनाने का फैसला किया है। उनके मुताबिक उस दिन पूरे मुल्क में पीटीआई एहतजाज करेगी। आपको बताते चले पीटीआई के किसी रहनुमा की जानिब से अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है साबिक वजीर फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहले तो ये बताइएगा, ये जो 8 फरवरी वाली बात है, ये क्या ऑफिशियली पीटीआई अनाउंस करेगी खुद, या खान साहब से आपकी बात हुई और उन्होंने बताया कि बिल्कुल ये फैसला कर लें और आप लोग एहतजाज करें 8 फरवरी को? नहीं, मेरा ख्याल है खान साहब की जो स्टेटमेंट है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसमें आ जाना चाहिए जो ही उनकी जो ऑफिशियल ट्वीट है जो आएगी, क्योंकि ये तो उन्होंने सबके सामने जो है वो बाकायदा हदायत दी हैं, तो आई थिंक वो उनकी जो अपनी स्टेटमेंट है उसमें आ जाएगा। और जाहिर है कि 8 तारीख को जो जुल्म और डाका इस मुल्क में डाला गया मैंडेट चोरी का, उसके ऊपर ब्लैक डे मनाना पीटीआई का फर्ज भी है, और इसको खान साहब ने भी जाहिर एंडोर्स किया इस बात। लेकिन चौधरी साहब, अगर ये एहतजाज 9 फरवरी 2024 को ही शुरू हो जाता तो शायद वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता। अभी तो पीटीआई बिल्कुल बैक फुट पे आ गई है, खुसूसन 26 नवंबर को जिस तरह से कुछ 1-2 गलत फैसले किए गए। अब इस वक्त एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी जानिब अगर ये एहतजाज शुरू कर दिया जाता है तो क्या पॉलिटिकली आप क्या देख रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट होगा? देखिए शायद पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, 9 फरवरी को ये एहतजाज पिछले साल होना चाहिए था जो नहीं हुआ, और ये मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ी गलती थी पीटीआई की लीडरशिप की, जो कि घरों में बैठी रही और उन्होंने पार्लियामेंट में जाने का फैसला किया और एहतजाज नहीं किया। और खान साहब भी इस चीज़ को एक से ज़ायद बार ये समझते हैं कि ये बहुत ही बड़ी गलती थी, क्योंकि इमरान खान को, और हम लोग तो जेलों में थे उस वक्त भी, और खान साहब तो अब भी जेल में हैं, तो उनको तो ज़ाहिर नहीं था अप्रोच, लेकिन बाहर की लीडरशिप को ये कॉमन सेंस होनी चाहिए थी और उन्हें तहरीक में जाना चाहिए था। बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि निगोशिएशंस, देखिए मैंने तो आज भी खान साहब से ये अर्ज किया है कि देखिए ये हुकूमत इलेक्शन हार गई, इकॉनमी तबाह हो गई है, गवर्नेंस हो नहीं रही, खारजा पॉलिसी में मुकम्मल तौर पे तबाही फिर गई है। अब ये सारे मामलात के बावजूद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, मरियम नवाज वज़ीर आला हैं, 18 सीटें लेके शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, 27 सीटें लेके आसिफ ज़रदारी सदर है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि फौज और पीटीआई लड़ रहे हैं आपस में, एस्टैब्लिशमेंट की और हमारी लड़ाई है, और ये हुकूमत कर रहे हैं। तो इसके जो टेम्परेचर है वो नीचे लाना एक्चुअली जो है वो पीटीआई को सूट करता है, और हमें कोशिश करनी चाहिए, वी शुड स्ट्राइव टू ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन, ताकि ये जो एक हमारी लड़ाई की वजह से ये मुसल्लत है पाकिस्तान के ऊपर और इसका शदीद नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। खान साहब ने मुझे ये कहा कि मैं तो नहीं लड़ना चाहता, बट जाहिर है कि ताली तो दोनों हाथों से बचती है, और मेरी नज़र में जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट को भी सोचना होगा। देखिए या तो आप 2-2.5 साल में इमरान खान को पॉलिटिकल ऑल्टरनेट बना लेते ना, और फिर आप ये चीज़ें ना होती, लेकिन देखिए इमरान खान से बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी पाकिस्तान में है ही कोई नहीं। आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी को आप कह रहे हैं कि माइनस करके हम आगे चले, ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। और बहरहाल बाकी कोशिश आपने 2-2.5 साल कर ली है, और भी वक्त ज़ाया करना है तो अपना करना चाहिए, मैं आप तो नहीं इसको उनको डिक्टेट कर सकता। अच्छा चौधरी साहब, ये जो आपने बात की कि हुकूमत फ़ायदा उठा रही है फौज और तहरीक इंसाफ की जो लड़ाई है,
लेकिन आपके तो फौज से ना तो वो राब्ते आपसे रखना चाहते हैं, बार बार DGISPR कह चुके हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं वो इसी हुकूमत के जरिए होंगे, और अगर उनसे भी बात होगी तो वो उसी हुकूमत के जरिए होगी। तो ये जो आपकी जो लॉजिक आप बता रहे हैं और जो आप ये कह रहे हैं कि खान साहब उससे एग्री कर रहे हैं कि जी हमें मजीद टेंशन नहीं बढ़ाना चाहिए, और आपने फिर ये भी कहा ताली दो हाथों से बजती है, वो उनका हाथ तो इधर है नहीं ताली बजाने के लिए, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी PTI की फिर? नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। PTI की स्ट्रेटजी जो है वो तो खैर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो है ही ना, वो तो जो PTI ही की स्ट्रेटजी कामयाब जा रही है उसमें तो इशू नहीं है। ये रिव्यू तो जो स्ट्रेटजी करनी है वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने करनी है ना, और अगर वो समझते हैं कि नहीं इसी तरह से मुल्क चलाना है तो ज़ाहिर पे चला लें, फिर ऐसे तरह चलता रहेगा, कोई इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन देखिए इस वक्त मेरे ख्याल के अंदर तो एक पाकिस्तान के अंदर एक तो इंटरनेशनल दबाव बढ़ रहा है, और मेरा ख्याल है कि 20 के बाद ये मज़ीद बढ़ेगा, और पाकिस्तान किसी भी इसी तरह पोजीशन में नहीं है कि ये कोई इंटरनेशनल प्रेशर को आगे जो है वो कोई रोक सके या उसको सब कहे कि जी हमने नहीं लेते। सो इससे बेहतर ये है कि हम अपने मामलात बजाय इसके कि आलमी दबाव के अंदर तय करें, हमें चाहिए कि हम खुद तय करें। और अब इमरान खान जिस तरह से 8 फरवरी को अगर ये अनाउंस करते हैं तो फिर इंटरनल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। सो बेस्ट थिंग इज देखिए इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान फौज का या PTI का नहीं हो रहा, एस्टैब्लिशमेंट का या PTI का नहीं हो रहा, ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। और पाकिस्तान में एक्चुअली जो डिवीजन है वो नीचे से लेके ऊपर तक एक डिवीजन है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से सारा निजाम जामद है। तो पहले मुल्क का भी तो सोचना है ना। फवाद चौधरी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, ये जो जिस आलमी दबाव की जानिब आप इशारा कर रहे हैं 20 के बाद, एक तो क्या आप रियली समझते हैं कि पाकिस्तान इतनी प्रायोरिटी लिस्ट पे होगा डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की कि दबाव बढ़ेगा? और अगर अब वो दबाव आ भी जाता है और वो दबाव के नतीजे में अगर खान साहब बाहर आ भी जाते हैं तो ये तो एक पॉलिटिकली एक सुसाइडल मूव होगी इमरान खान के बिहाफ पे। नहीं, कोई सुसाइडल नहीं होगी। अमेरिका पाकिस्तान के अगर इमरान खान की मदद करेगा तो सिवाय इसके कि ट्रंप और अमेरिका पाकिस्तान में पॉपुलर होंगे और कोई फर्क नहीं पड़ना। देखिए मैं आपको बताऊं, वक्त होता है हर चीज का, हर चीज की एक घड़ी होती है। अभी अवाम में जिस किस्म की मकबूलियत इमरान खान की है कोई फर्क ही नहीं पड़ना इमरान खान के फैसलों से, और ये सिर्फ अमेरिका अपनी नेक नामी पहली दफा किसी मुस्लिम मुल्क में पैदा करेगा और पाकिस्तान में पैदा करेगा अगर वो अवाम के साथ खड़ा होता है, क्योंकि अवामी ख्वाहिश है ना। और इस वक्त जो ये भी लोगों को पता है कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है अमेरिका में, उसकी जो एफर्ट्स हैं उनकी वजह से अमेरिका में ये इस वक्त सिचुएशन डेवलप हुई है और वो राइट्स के साथ खड़े। तो जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का जो ट्रेडिशनल रोल था इस खित्ते में वो अभी प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर नहीं है। तो दैट एक्चुअली मेक्स पॉलिटिकल डिसीजन मोर आई वुड से कि प्रो PTI। अच्छा चौधरी साहब, इसमें एक बात तो ये कि देखिए PTI बतौर जमात ये कह चुकी है, चाहे वो अलीमा खान हो, बैरिस्टर गोहर हो, आमिद खान हो, जितने भी उनकी बाकी लीडरशिप है, वो ये क्लियरली कह चुके हैं कि किसी अमरीकी दबाव के नतीजे में हमने खान को रिहा नहीं करवाना और ना हम ये बर्दाश्त करेंगे कि अमेरिका हमारे इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत करे। दूसरी जानिब आप जैसे रहनुमा है जो ये समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई जैसी तैसी भी होती है PTI को वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और वे फॉरवर्ड यही है कि उन्हें बाहर निकाला जाए। देखिए बात यह है कि मैं तो बिल्कुल मैं तो वाज़े हूं कि हर सूरत में एक ही प्रायोरिटी है और वो है कि इमरान खान बाहर आए। इसमें देखिए अगर आप बनिगाला जाते हैं तो भी जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो नीचे आता है। इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आने का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को है और फिर एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान को है, क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल मुल्क बनते हैं, देखिए ना होने इस मुल्क में इलेक्शन है, इमरान खान से की जो निगोशिएशंस हैं बाकी तो ये सारे किस्से कहानियां है ना।
अभी आप अली मोहम्मद का और आजम तारड़ का बयान चला रहे थे। आई कैन एश्योर यू कि ये दोनों लोग जो हैं ये एक्चुअली पॉलिटिकल सेटलमेंट के हामी हैं, और दोनों लोग जो हैं वो बड़े अक्लमंद लोग हैं, कोई ये अग्रेसिव लोग नहीं है। सो वो जो भी होना है, इशू तो झगड़ा यही है कि इमरान खान की रिलीज का क्या मतलब है। इमरान खान की रिलीज का मतलब है इलेक्शन, और हुकूमत चाहती है कि इमरान खान उन्हें वक्त दें कुछ अर्सा, ताकि वो अपनी को, जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून की तो पॉलिटिक्स जड़ों से ही उखड़ गई है ना, तो वो चाहते हैं कि शायद हमें कुछ मौका मिले और हम उसको बना सकें। लेकिन उसमें अब देखना यही है कि टाइम पीरियड कितना उनको चाहिए, 8 महीने, 10 महीने या 14 महीने, और खान साहब को भी वक्त दे देना चाहिए, क्योंकि पीटीआई को भी, उनको भी जरूरत है थोड़ा पीटीआई को रीवैम्प करने की, देखने की। तो किसी ना किसी नुक्ते के ऊपर बातचीत जो है वो हो जाएगी और आगे बढ़ेगी। और बनी गाला अगर शिफ्ट होने की ऑफर आती है 100% एक्सेप्ट करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर नीचे आए, और टेम्परेचर नीचे आता है तो पीटीआई को उसका फायदा है। और आखिर में चौधरी साहब, जो एग्जेक्टिव ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि जो लॉ मिनिस्टर ने कहा कि पीटीआई या सीरान की रिहाई चाहती है एग्जेक्टिव ऑर्डर पे, तो आप फिर ये भी कहेंगे कि पीटीआई को कर लेना चाहिए, ये मुतालबात की फहरिस्त में भी होना चाहिए और एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए रिहाई हो जानी चाहिए सबकी? मेरे ख्याल में फिलहाल एग्जेक्टिव ऑर्डर तो मुझे नहीं समझ आया कि उसका क्या मुराद है आजम साहब की। लेकिन बेसिकली जजों को जो है वो आप बंदूक उनकी कनपटी से उतार दें तो वैसे ही पीटीआई वाले सारे बाहर आ जाएंगे। ये केसेस की जो लीगल हैसियत है वो तो मतलब आपको भी पता है। मतलब मेरे ऊपर केसेस आप देखें ना, वो ये हैं कि मैंने ओप्पो मोबाइल फोन चोरी किया है, मैंने 4 बोरी यूरिया चोरी की है, मैंने 5 चारपाइयाँ चोरी की हैं, उसके बाद मैंने मुल्तान में हर जगह, इधर फैसलाबाद, एक ही वक्त में जो है वो हमने हंगामे किए हैं। तो ये केसेस हैं, तो इसके ऊपर आज जजों के ऊपर से वो पिस्तौल हट जाएगा कनपटी से तो वैसे ही लोग बाहर आ जाएंगे। उसमें क्या एग्जेक्टिव ऑर्डर की जरूरत है? एग्जेक्टिव इंटरफेरेंस जो हो रही है जुडिशरी में वो ना हो तो बाकी सारा मामला तो वैसे ही खत्म है, वो इशू नहीं है। देखिए मेरे अच्छा, ये 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है, क्या वजह है? आप बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर भी हैं कि तीन दफा वो फैसला जो है नहीं सुनाया गया, मुअख्खर हो गया। इमरान खान साहब कहते हैं आप सुना दें। कुछ लोग पीटीआई में ये भी समझते हैं कि इट्स टू डू विद कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई जजेस की अपॉइंटमेंट्स वगैरह होनी है। आपके ख्याल में क्यों नहीं सुनाया जा रहा ये फैसला? अपॉइंटमेंट का तो मुझे कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। कोई भी अनकन्फर्म्ड जज इस तरह के केस नहीं सुनेगा और सुनाना भी नहीं चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई ताल्लुक होगा इससे, और वो तो मजाक ही है। हर मजाक इस मुल्क में हो तो रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये मुश्किल होगा। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में जो अगर ये मुज़ाकरात को एक समझिए कि मौका देने के लिए हो रहा है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मुझे नहीं समझ आता कि पीटीआई के अंदर ये जो लोग हैं ये क्यों बार बार चाहते हैं कि नहीं जी आप सजा सुनाएं। और भाई क्यों सुनाएं सजा? ना इमरान खान 18 महीने से बेगुनाह जेल में, डेथ सेल में है जी, और वो नहीं रोज कहेंगे नहीं आप सुना के दिखाएं। पहले कहते थे आप गिरफ्तार करके दिखाएं। तो ऐसे अहमकाना बातें जो है, और ठीक है एक यूट्यूबर्स हैं, बाहर लोग हैं, उनकी दिहाड़ी भी लगी हुई है, लेकिन देखिए हमारा इंटरेस्ट तो इमरान खान के साथ है। और मैं समझता हूँ कि ये अगर नहीं सुनाया जा रहा बड़ी अच्छी बात है, इसको मजीद जो है वो रोकना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बोंगा केस है जिसका ना सर है ना पैर है। और इसको आप रोक के कल जो मुज़ाकरात होंगे उसमें जो जुडिशल कमीशन की बात है, मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उसे मानने में। जिस तरह भी आपने राना सनाउल्लाह साहब का जो सुनाया है टुकड़ा, देखिए उसमें वो कह रहे हैं TORs इंपॉर्टेंट है। ये TORs के ऊपर बहस होती रहे बाद में, लेकिन मैं तो इस पे भी जरा थोड़ा हैरान हूँ कि पीटीआई को जुडिशल कमीशन में क्या मतलब, कौन से जज यहाँ पे लग जाने हैं? यहाँ तो हो ना कि बड़ा कोई इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनना हो। आप जुडिशल कमीशन को छोड़ें, आप सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज और रिलीफ के लिए बात करें। बाकी सारे तो किससे कहानी है, उसमें ये केसेस वापस तो आने हैं, चाहे 4 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, ये लोगों ने माफ तो नहीं करना ना। देखें वो तो ये जो कुछ हुआ है
इसको भूलना तो मुश्किल है लोगों के लिए। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिन, ISPR के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इंडियन आर्मी चीफ के मनगढ़ंत बयान पर सख्त रद्द अमल देते हुए उसे हकायक के मुनाफी करार दिया है। DG ISPR के मुताबिक इंडियन आर्मी चीफ का बयान सियासी मकासद के तहत दिया गया, ये मुर्दा घोड़े में जान डालने के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देने का भारतीय आर्मी चीफ का इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। ISPR के मुताबिक इंडिया में अक़लियतों पर जुल्म और नफरत अंगेज बयानिए आलमी बरादरी समेत सब पर आया है। कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत को दबाने की भारतीय कोशिशें नाकाम होंगी। इंडिया का प्रोपेगेंडा कश्मीरियों के अज़म को कमजोर नहीं कर सकता। आपको बताते चलें कि इंडियन फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र ने अर्ज़ सराई करते हुए यह कहा था कि गुज़श्ता एक साल में जो दहशतगर्द हलाक किए गए मकबूजा कश्मीर में, उनमें से 60% पाकिस्तानी थे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में दरअंदाजी करने वाले पाकिस्तान से आ रहे हैं। हालांकि गुज़श्ता 2 से 3 सालों में ऐसी स्टेटमेंट्स खुद इंडियन पॉलिटिशियंस की मौजूद हैं जिन्होंने ये इकरार किया है कि पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म की कोई दरअंदाजी मकबूजा कश्मीर में नहीं हो रही। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।